तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गर्मियों में मुर्गियों की देखरेख एवं आहार प्रबंधन पर जानकारी। ट्रैक्टर के रखरखाव एवं मरम्मत पर विशेष प्रस्तुति। फल पकाने की तकनीक पर जानकारी भाग 1। जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध है वो कृषि कार्य में खेत की तैयारी से लेकर उपज को मंडी ले जाने तक के कार्य सभी को ट्रैक्टर के द्वारा कर सकते हैं। परंतु जो उपकरण कृषि कार्यों के लिए इतने आवश्यक हैं, उनकी उचित देखरेख भी उतनी ही जरूरी है, जैसे ट्रैक्टर की साफ सफाई, तेल बदलना, ग्रीस ऑयल देना, ढीले पुर्जों को कसना आदि। अतः ट्रैक्टर का रखरखाव किस प्रकार करें, इन्हीं सब बिंदुओं पर जानकारी के लिए मिलते हैं एक प्रगतिशील किसान नारायण सिंह पटेल से। किसान भाइयों, कम से कम डीजल में, कम से कम ट्रैक्टर में नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम काम निकाल सकें, इसके बारे में मैं अब जो मेरे अपने अनुभव हैं मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं कि जो ट्रैक्टर चलाने वाला है, जो हमारा ड्राइवर है, वो इतना दक्ष होना चाहिए, उसे इतना अनुभव होना चाहिए ट्रैक्टर चलाने का। ट्रैक्टर से तरह तरह की कई बार आवाज़ आने लगती है तो वो उसे समझे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है इसके अंदर। उसके बाद खेती में क्या स्थिति है, बतर आपकी कैसी है, कहीं ज़्यादा गीला तो नहीं है, कहीं अधिक कड़ा तो नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे हम बात करेंगे कि जैसे आप खेत में जुताई के लिए जा रहे हैं और यदि आपका खेत अधिक गीला है, मतलब जितनी नमी हमें चाहिए खेत में उससे कहीं ज़्यादा नमी है, तो उसमें 2-3 तरह से हमें नुकसान होता है। पहले तो हमें जैसा खेत सुधारना चाहिए, जैसे मिट्टी भुरभुरी बनना चाहिए, वो नहीं बनेगी। और यदि मान लो ज़्यादा अपन ने उस पर बल प्रयोग किया तो कल्टीवेटर की टाइल्स भी टूटने की संभावना है, इंजन भी बंद होगा, अंदर कोई गियर में भी कोई खराबी आ सकती है। तो खेत में जिस तरह की मिट्टी है, जिस तरह की मिट्टी हमें खिंचाव मांग रही है, उस तरह से हम गियर का सिलेक्शन करें। और जो इंजन के जो चक्कर होते हैं, आरपीएम जैसे हम कहते हैं, वो आरपीएम हमें बराबर यदि स्टैंडर्ड मान रखा, उसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि इतना आरपीएम होना चाहिए, क्योंकि ये निश्चित नहीं है, वो स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। जितने हॉर्स पावर का हमारा ट्रैक्टर है और जो भी हम यंत्र उसमें उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे रोटावेटर हो, चाहे सीडल हो, कल्टीवेटर हो, उनका जो खिंचाई की क्षमता है उस ट्रैक्टर के हॉर्स पावर से कम होना चाहिए। यानी कि जो हम जैसे थ्रेसर हम 25 हॉर्स पावर का चला रहे हैं तो ट्रैक्टर कम से कम 30 हॉर्स पावर, 35 हॉर्स पावर का हो। यदि हमने 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में 35 हॉर्स पावर का थ्रेसर यूज़ कर दिया, उपयोग कर दिया, तो बल ज़्यादा लगेगा, ट्रैक्टर में डीजल का खर्च बढ़ेगा, ट्रैक्टर में घर्षण ज़्यादा होगा और उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। जो हम कार्य करना चाह रहे हैं वो कम होगा। ट्रैक्टर में हमेशा सेल्फ स्टार्ट हो। कई बार क्या होता है, बैटरी ख़राब रहती है या जो स्टार्टर मोटर है जिसे हम सेल्फ कहते हैं, यदि वो ख़राब है तो हमें धक्का की स्थिति बनती है। उस स्थिति में फिर हमें ट्रैक्टर को चालू करके रखना पड़ता है, जिससे भी हम कम से कम 5 से 10% डीजल की बचत कर सकते हैं। ट्रैक्टर में हम देखते हैं कई जगह ग्रीस देने के लिए ग्रीस पॉइंट दिए होते हैं, तो इनमें हम समय समय पर ग्रीसिंग करें। जहाँ ऑयल देने की आवश्यकता है वहाँ पर ऑयल देंगे, तो वो जो पार्ट हमारे हैं ट्रैक्टर के, एक तो वो कम घिसेंगे, दूसरा उसमें जब हम ऑयल देंगे तो
उसमें आसानी से चलेंगे तो डीजल में भी हमारी बचत होगी। किसान भाइयों, इसके बाद हम बात करेंगे एयर फिल्टर की। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कितने दिन में एयर फिल्टर को साफ़ कर रहे हैं, एयर फिल्टर साफ़ है कि नहीं है। दूसरा एक और उस पर बिंदु ये आता है कि यदि मान लो धुआं ज़्यादा दे रहा है साइलेंसर में से, तो हमें समझना चाहिए कि ब्लॉकेज है उसमें कहीं ना कहीं, या तो हमारा जो डीजल है उसमें कुछ मिक्सिंग है, केरोसिन उसमें हो सकता है। तो जैसे भी हमें समझ में आता है कि इससे काला धुआं निकल रहा है, तुरंत एयर फिल्टर देखें, डीजल को देखें, उसके कारण पे हम जाएं और कारण को ठीक करने का प्रयास करें। किसान भाइयों, जैसे अभी मैंने बाहरी लुब्रिकेंट की बात की थी कि बाहर जो हम स्नेक ग्रीस देते हैं या जहाँ ऑयल के बिंदु वहाँ ऑयल देते हैं, इसी तरह से ट्रैक्टर के अंदर भी लुब्रिकेशन होता है। जैसे हम ऑयल देते हैं तो ऑयल कब बदलना है ये भी निश्चित है, तो वो समय पे यदि हम बदलेंगे एक सीज़न में, जैसे हमारा रबी का सीज़न है, इससे आने से पहले हम पूरा मेंटेनेंस, ऑयल चेंज करना, फिल्टर चेंज करना, इसका हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और यदि हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से हमारी डीजल की खपत बढ़ेगी और अंततः हमारी लागत बढ़ेगी। अब बात करेंगे हम टायर की। टायर का कम से कम घिसाव हो और हमारा अच्छे से अच्छा काम हो, तो इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि उसमें जो हवा का प्रेशर है, जैसे पिछले चक्के में ट्रैक्टर की बात करें तो लगभग 18 पॉइंट हवा उसमें होना चाहिए, अगले चक्के में 35-36 पॉइंट यदि हवा रहेगी तो हमारा ट्रैक्टर सबसे बढ़िया मानक स्थिति में चलेगा। ट्रैक्टर में जो गुट्टे होते हैं जिन्हें हम ग्रिप कहते हैं ट्रैक्टर की, यदि घिसे हुए हैं तो उसमें भी स्लिपिंग ज़्यादा होगी, स्लिप ज़्यादा होगा तो हमारा काम कम निकलेगा और डीजल की खपत बढ़ेगी। तो हवा का जो प्रेशर है वो और हवा टायर की जो प्रॉपर जो ग्रिप है वो रहे, इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, मैंने छोटे छोटे बिंदुओं पर आपके सामने अपनी जो हमारा जो अनुभव है वो रखा है। यदि हम इन सब बातों के ऊपर विचार करेंगे तो हमारी ट्रैक्टर चलाने की लागत कम आएगी, डीजल का खर्च कम आएगा, जिससे हमें लाभ अच्छा होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। ये व्यवसाय करते समय मौसम के अनुसार मुर्गी पालकों को कुछ परेशानियां आती हैं। गर्मियों में ज्यादातर मुर्गियां खाना पीना बंद कर देती हैं और सुस्त हो जाती हैं, जिससे इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लिहाजा उत्पादन घट जाता है। तो मुर्गी पालक भाइयों, गर्मियों में आप मुर्गियों की देखरेख कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। मुर्गियों को आमतौर पे 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापक्रम मिलना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा तापक्रम हो जाता है तो उसमें हीट स्ट्रोक के या गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक तापक्रम हो जाता है तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है और कुक्कुटशाला का तापक्रम भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में अंडा उत्पादन कम हो जाता है, मुर्गियां दाना खाना कम कर देती हैं। और ये गर्मी का जो प्रकोप है ये ब्रायलर पक्षियों में ज़्यादा होता है अंडे देने वाली मुर्गियों की अपेक्षा। ये आमतौर पर
जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं जो वज़न में ज़्यादा होती हैं, जिनमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है, उनमें अधिक होता है, या ऐसे ब्रॉयलर पक्षी जो चूज़ों के लिए पैदा करने के लिए रखते हैं, जिनको हम पेरेंट स्टॉक कहते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुर्गियों में पसीने की ग्रंथियाँ नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं, और ये गर्मी को दूर करने के लिए, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए तेज़ी से सांस लेती हैं और लगातार हाँफती रहती हैं। और जब बहुत ज़्यादा हाँफती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो हृदय गति है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है, और सांस लेने में जो रक्त की मात्रा है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से थक्के बन जाते हैं या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, और धीरे धीरे मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक आमतौर पे जो गर्मी की वजह से मुर्गियों में मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन जो मुर्गियां डीप लीटर पद्धति में पाली जाती हैं उनमें गर्मी का प्रकोप कम होता है। जो मुर्गियां केज सिस्टम में पाली जाती हैं उनमें गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि केज सिस्टम में मुर्गियां घूम नहीं पाती हैं, तो वो अपने आप को वातावरण में परिवर्तित नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से केज विधि से जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उनमें गर्मियों का प्रकोप बहुत अधिक होता है। कुक्कुटशाला में स्ट्रेस के कारण, जैसे वातावरण अधिक या तापमान अधिक हो जाना, पर्याप्त पीने का पानी ना उपलब्ध होना, पर्याप्त हवा ना मिलना, कम जगह पर अधिक मुर्गियां पालना, पोल्ट्री हाउस के आसपास पेड़ पौधे ना होना, वहाँ खुला होता है और पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो कुक्कुट गृह हैं वो ठंडे नहीं रहते हैं, और कुक्कुटशाला की ऊंचाई यदि कम है तो भी गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसीलिए कुक्कुटशाला में कम से कम 14 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए बीच में, और जो किनारे के हैं उसमें कम से कम 10 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए, ताकि गर्मी के मौसम में उनको गर्मी कम लगे। जो गर्मी का प्रकोप मैंने पहले ही बताया कि ब्रॉयलर पक्षियों में ज़्यादा होता है, अंडे देने वाली मुर्गियों में कम होता है। इसमें जो मुख्य रूप से लक्षण होते हैं, मुंह खोल करके तेज़ी से सांस लेती हैं, ज़्यादा प्यास लगती है, पानी की मात्रा उनको बहुत देना होता है, पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं, खाना कम खाने लग जाती हैं, दाना कम खाती हैं, अंडा उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाता है, और अंडे का जो आकार है वो छोटा हो जाता है, जो अंडे का छिलका है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि गर्मी की वजह से कैल्शियम का पर्याप्त आंतों से अवशोषण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से छिलका पतला हो जाता है। ब्रॉयलर पक्षियों का वजन कम हो जाता है। जब गर्मी की वजह से बहुत अधिक मुर्गियां मरने लग जाती हैं तो मृत पक्षियों का 100 परीक्षण करने पर छाती का जो मांस है, जो सीने का मांस है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, वो उबला हुआ मांस या पके हुए मांस की तरह दिखाई देता है। मांस का रंग जो है सामान्यतः लाल होता है, लेकिन यदि गर्मी से पक्षी मरे हुए हैं तो उसका रंग पीला या सफ़ेद हो जाएगा, और किसी पक्षी में पेट के अंदर खून जमा हुआ मिलेगा, नाक और मुंह से जो है स्राव निकलता है। तो अगर इस तरीके के पक्षियों में, मरे हुए पक्षियों में लक्षण दिखाई पड़ें तो समझना चाहिए कि ये गर्मी की वजह से मर सकते हैं। इसके उपचार के लिए सबसे ज़रूरी है कि ताज़ा और ठंडा पानी पिलाएं, और हवा के आने जाने की उचित व्यवस्था हो। इसके लिए आप फर्राटे लगा सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं। पंखे छत वाले नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में छत वाले पंखे गर्म हवा फेंक देते हैं। पंखे छत वाले तभी काम करेंगे यदि छत के ऊपर आपने स्प्रिंकलर लगाए हैं और छत को ठंडा कर रहे हैं पानी छिड़क करके, तो उसमें छत वाले पंखे काम कर जाते हैं। वैसे सही से रहता है कूलर लगाएं, कूलर से बहुत फ़ायदा रहता है। और केज विधि में जब से मुर्गी पालन कर रहे हैं तो वहाँ पे छत के ऊपर स्प्रिंकलर या फव्वारे लगाएं, जिसकी वजह से छत ठंडी रहेगी, तो उसके जो कुक्कुटशाला का तापक्रम है वो भी ठंडा रहेगा। कई मुर्गीशालाओं में पर्दे लगा सकते हैं, जो पतला टाट होता है उसको लगाएं और उसको पानी से गीला करते रहें, जिसकी वजह से ठंडी हवा छन छन करके मुर्गी घर में जाएगी और मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट हम दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल जिसको कहते हैं, ये आजकल मुर्गियों के लिए बहुत उपलब्ध हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से दिन में 2 बार पिलाएं, या दाने में 100 से 200 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से मिला करके खिलाएं। विटामिन सी है, ये 10 से 15 ग्राम प्रति कुंटल के हिसाब से दाने में मिला के खिलाएं, या आंवला पाउडर भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, उसको भी खिला सकते हैं। इसके साथ ही बिछावन का भी ध्यान रखते हैं। जो मुर्गी का बिछावन है उसकी मोटाई कम रहनी चाहिए गर्मी के दिनों में, 3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और
कुक्कुटशाला के पास सहतूत का या बोगनविलिया के पेड़ लगाएं, क्योंकि सहतूत का पेड़ जो है वो जाड़े के दिनों में पतझड़ हो जाता है और गर्मी के दिनों में हरी पत्तियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से ठंडक रहती है। तो अगर मुर्गी घर के आसपास सहतूत के पेड़ लगे हुए हैं या बोगनविलिया के पेड़ लगे हुए हैं तो वो मुर्गी घर को ठंडा रखेंगे। और इस तरीके से अगर किसान भाई मुर्गियों की देखभाल करेंगे गर्मियों में तो उनको उचित लाभ मिलेगा और उनकी मुर्गियाँ कम मरेंगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जैसे आम, पपीता तथा चीकू इत्यादि फलों की तुड़ाई करके फल विक्रेता अधिक लाभ की चाह में फलों को शीघ्र पकने वाली तकनीकियों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन का प्रयोग करते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जबकि इस रसायन का फलों को पकाने पर भारत सरकार की तरफ से रोक लग चुकी है। अब प्रश्न उठता है कि इस घातक रसायन का शरीर पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ता है? क्या इसके अतिरिक्त कोई तकनीक है फलों को पकाने की? तो किसान भाइयों, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी के लिए प्रस्तुत है ये विशेष अंश। आज के समय में अधिकतर मुख्य फलों को जैसे आम, पपीता, केला, सपोटा इत्यादि को पकने के पूर्व ही पौधों से तुड़ाई कर उसे कृत्रिम रूप से पकाकर खाने योग्य तैयार करते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कैसे? इस विधियों द्वारा पकाए गए फल हमारे खाने योग्य सही भी होता है, क्योंकि उसमें प्राकृतिक स्वाद, गंध एवं गुणवत्ता बरकरार रहती है। यदि परंपरागत विधि की बात करें तो अधिकतर फल उत्पादक, किसान, फल विक्रेता अपने यहाँ धान की पुआल पर फलों को पकाते हैं, जिसमें पुआल पर बिना पके फलों को फैलाकर बिछा देते हैं तथा कुछ मात्रा में अधपके या पके फलों को उन कच्चे फलों में मिला देते हैं। इसके उपरांत ऊपर से धान की पुआल से ढक देते हैं। इसके उपरांत कमरे में धान की पुआल या अन्य कृषि अवशेष जलाकर धुआं करते हैं तथा फल वाले कमरे को पूरी तरह बंद कर देते हैं, जिससे कि हवा का प्रवेश न हो सके, और फलों को पकाते हैं। परंतु इस विधि में फलों को पकने में 3 से 4 दिन का अधिक समय, फलों के वजन में 25% की गिरावट, एक समान रूप से फलों का न पकना, धुएं जैसी गंध का आना इत्यादि कमियां देखने को मिलती है। परंतु आज के समय में फल उत्पादक किसान फलों की पूर्ण परिपक्वता एवं पकने हेतु लंबा इंतजार नहीं कर रहा है कि फल उत्पादक किसान या फल व्यापारी पके फलों की मांग एवं मूल्य को देखते हुए उनके पके फल बाजार में जल्दी से जल्दी पहुंचे, जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक बाजार मूल्य मिले। इस लालच में वो फलों को जल्दी पकाने वाली तकनीकियों एवं विधियों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से फलों को पकाने के लिए हानिकारक रसायन कैल्शियम कार्बाइड को फलों के साथ रखकर प्रयोग में ला रहे हैं, जो कि बाजार में सस्ते दर पर हर जगह उपलब्ध है तथा फल पकाने में इसकी तकनीक बड़ी सरल भी है। चूंकि किसान भाइयों इस रसायन का प्रयोग बड़े पैमाने पर विभिन्न कल कारखानों एवं उद्योग में स्टील निर्माण तथा बिल्डिंग कार्य के लिए होता है, चूंकि इसमें कदाचित संदेह नहीं कि इसके प्रयोग से फलों का रंग एक समान, जैसे कि प्राकृतिक रूप से पेड़ पर पके फलों जैसा ही दिखता है। और इसी कारण जब फल उपभोक्ता कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े या उसके पाउडर द्वारा पकाए गए फलों को बाजार में देखता है तो वो आकर्षित होकर इन फलों को खरीदता है। परंतु जब इसको वो खाता है और जब उसकी तुलना प्राकृतिक रूप से पके फलों से करता है तो वह उपभोक्ता अपने आप को काफी ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड द्वारा पकाए गए फलों का स्वाद
बहुत फीका तथा गुणवत्ताहीन होता है, क्योंकि इस रसायन से पकाए गए फलों का स्वाद, सुगंध एकदम खराब हो जाता है, चाहे वह इस विधि से कोई फल जैसे आम, पपीता, केला, संतरा या अन्य कोई भी फल हो। और यही नहीं, बल्कि इन फलों को पकाने वाले रासायनिक कारक एर्सेनिक फास्फोरस हाइड्राइड के अवशेष फलों में रह जाते हैं, जिससे कि खाने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप उल्टी, सांस लेने में परेशानी, डायरिया, सीने में जलन, घुटन तथा पेट संबंधी अन्य बीमारियां एवं समस्याएं देखने को मिलती है। इन सभी कारणों के फलस्वरूप भारत सरकार ने 1954 में बने कानून प्रोविजन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट PFA 1955 के तहत इस रसायन का प्रयोग कृत्रिम रूप से फल पकाने वाली तकनीक पर पाबंदी लगा चुकी है। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि आज भी देश में कमजोर सरकारी तंत्र तथा उपभोक्ताओं के जागरूकता के अभाव में तथा त्वरित कार्रवाई न होने के कारण इस घातक रसायन का लगातार प्रयोग हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक यह भी प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों फल उत्पादक, फल विक्रेता, फल व्यापारी कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए इतने खतरनाक रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत अधिक विषैला है, जिसका फलों में प्रयोग करने के फलस्वरूप स्वास्थ्य पर इतना विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्या कोई दूसरा विकल्प या तकनीक नहीं है जो कि 100% विष मुक्त तथा पूर्ण रूप से प्रभावी विकल्प हो, जो फल उपभोक्ताओं के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा जितनी फल उत्पादक किसान, फल व्यापारी की क्षमता हो, उसके अनुसार कोई तकनीक नहीं है, या फिर तकनीक रहते हुए भी अच्छी तकनीकियों का प्रसार फल उत्पादकों एवं फल व्यापारियों तक नहीं हो पाया। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, परंतु हम आपको बताना चाहेंगे कि हम बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं, जो कि हम लोगों के पास आज के समय में कार्बाइड से 100% मुक्त एवं सुरक्षित तकनीकियाँ एवं विधियाँ काफी उपलब्ध है। और इन विधियों और तकनीकियों को छोटे, मझोले तथा बड़े फल उत्पादक किसान एवं व्यापारी अपनी क्षमता के अनुसार फल पकाने वाली तकनीकियों को अपना सकते हैं, जो कि सबके लिए सुरक्षित एवं लाभदायक है। और वह कौन कौन सी तकनीकियां हैं, इसके लिए कल का अन्नदाता कार्यक्रम देखना न भूलें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में पहला प्रश्न पूछा है ग्राम खरखोदा, जिला सोनीपत के चरण सिंह ने। आप धान की हाइब्रिड प्रजातियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। धान कई प्रकार के उत्पादित किए जाते हैं। मोटा धान है, संकर धान है और बासमती है, कोर्स ग्रेन है। ये इस प्रकार हम कई प्रकार के धान उगाते हैं। लेकिन यदि हम उत्पादन की बात करें तो प्योर लाइन वैरायटियों के मुकाबले, जो हमारी शुद्ध वंशक्रम प्रजातियां हैं, उनके मुकाबले हमारी हाइब्रिड प्रजातियां उत्पादन देने की क्षमता ज़्यादा अच्छी रखती है। और इसमें एक और अन्य गुण भी होता है कि जो हमारे डिजीज और इंसेक्ट है, कीड़े और बीमारियां हैं, उनके प्रति भी रोग रोधी क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए आने वाले समय में जो हमारा खरीफ का सीज़न चल रहा है, उसमें यदि हम हाइब्रिड धान की प्रजातियों का प्रयोग करेंगे और उनका अच्छे से कल्टीवेशन करेंगे तो अधिकतम उत्पादन किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारी बासमती धान की प्रजातियां हैं, उनकी तुलना में लगभग 1.5 गुना तक वो प्योर लाइन वैरायटियों की तुलना में 1.5 गुना तक उत्पादन देती है। किसान भाइयों, जब हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, बुआई से लेके और कटाई तक जो हमारा धान है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कदम होता है वो केवल नर्सरी का होता है और खेत में पौधे को लगाने का होता है, नर्सरी से खेत में ट्रांसप्लांट करने का होता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धान की प्रजातियों के ऊपर, क्योंकि मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर धान जो हाइब्रिड धान है तो शोध केंद्रों द्वारा जो निकाला गया है वो PRH10 पूसा राइस हाइब्रिड 10 है, जो बासमती में ग्रुप में आता है और सबसे अच्छा उत्पादन देता है। लगभग 50 से 55 या 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर उसकी उत्पादन क्षमता है। RI 6444 भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है और 2335 करके एक प्रजाति है, वो भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन यदि हम
अधिकतम उत्पादन की बात करें तो एरआई 6444 बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। हाँ, दोनों प्रजातियों का जो बासमती, प्योर बासमती वैरायटी की हम बात करते हैं वो 135 से 140 दिन में पक के तैयार होती है, लेकिन हाइब्रिड में ये क्वालिटी होती है कि वो उसके मुकाबले लगभग 10 से 15 दिन या 15 से 20 दिन पहले पक के तैयार हो जाती है। लगभग 120 से 125 दिन में आपका खेत वो खाली कर देगी, ताकि आप अगली फसल, रबी की फसल, उसमें अच्छे से अपनी तैयारी करके बो सकते। सामान्य धान जो हमारा है उसकी तुलना में हाइब्रिड की उत्पादन क्षमता लगभग 1.5 गुनी है। यदि सामान्य धान हमारा औसत देता है 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता है, वहीं पर हाइब्रिड उसी परिस्थितियों में लगभग 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देता है। किसान भाइयों, जो हाइब्रिड हमारा बीज होता है उसमें एक सावधानी की बात यह है कि हमको उस बीज को केवल एक बार इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और यदि हम उस बीज को पहली बार लगाते हैं तो वो अधिकतम उत्पादन देता है, और यदि उसको दोबारा हम इस्तेमाल करते हैं, अगली जनरेशन उसकी लेना चाहते हैं, तो उसकी उत्पादन क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए उस बीज का आप दोबारा से इस्तेमाल न करें। 1 हेक्टेयर में कम से कम यदि हम हाइब्रिड की बात करते हैं तो 25 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम बीज कम से कम हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और नर्सरी डालने का सबसे अच्छा समय है जून, मिड जून में हम इसकी नर्सरी डालते हैं तो लास्ट जून तक जाते जाते, और कभी भी हमारी नर्सरी 20 दिन से, हाइब्रिड के केस में निश्चित रूप से 21 दिन से ज़्यादा की नर्सरी खेत में नहीं लगानी चाहिए। और इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है ग्राम महरोल, जिला ऊना के खड़ग सिंह ने। आप दुधारू पशुओं के टीकाकरण पर जानकारी चाहते हैं। पशुपालक भाइयों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा किस बीमारी का टीका कब और क्यों लगाना चाहिए। सबसे पहले बीमारी आती है घुर्रा रोग, इसको एचएस बोलते हैं, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पशु का गला घुटने लगता है, गले में सूजन आ जाती है। ये बीमारी सामान्यतः बरसात में होती है। इसमें क्या होता है कि जब पहली बरसात की बौछारें आती हैं तो उसमें जो घास होती है, उस घास पे उसके जो जीवाणु हैं वो पाए जाते हैं, तो और जो उनको पशु खाता है तो वो बीमारी के जीवाणु हैं जो पशु के शरीर में चले जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि वो पशु में उसके कारण बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, गले में उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, पशु को बुखार आ जाता है, बुखार भी 107 तक पहुंच जाता है, और इसके कारण पशु में मृत्यु का शिकार हो जाता है। पशु में इसके कारण मृत्यु मुख्यतः उसकी होती है सांस के रुकने के कारण और बुखार के कारण। बीमारियों का बचाव ही एक उपाय है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फल पकाने की तकनीक पर जानकारी भाग 2। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या का निवारण के लिए हमारा निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800 425
4085 पर शाम 5 से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।